हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा एक आइडिया लिया था इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कौन सा है, कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ ने बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन चीज पर डिपेंड करेगा, तो उस वजह से उसको क्या बोल दिया गया, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स फोर्स बोल दिया गया। तो अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। तो ये दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, उस सब के लिए सबसे पहले किसने बोला, कूलॉम्स साहब ने। तो अपन बात कर रहे थे कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। तो ध्यान रखना कि कूलॉम्स लॉ जो आपको देगा, कूलॉम्स लॉ जो आपको देगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स तो देगा, लेकिन वो केवल किसके बीच में देगा, बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। मींस अगर चार्ज एक पॉइंट पर सेंटर्ड है और इनके बीच में आपको फोर्स देखना है तो ही आप कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे। अगर चार्ज एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी चार्ज एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है या सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपसे बोला जाए फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू लाइन चार्ज या लाइन चार्ज शेप, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। कूलॉम्स लॉ अपन केवल उन्हीं चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें चार्जेस पॉइंट चार्जेस हो या स्फेरिकल में हो, मींस चार्ज स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर चार्ज किसी और तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, यहाँ कूलॉम्स लॉ पर स्टडी करने वाले हैं जो कि आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स देगा, लेकिन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। तो कूलॉम साहब ने क्या बोला कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड किस किस बात पर डिपेंड करता है और उसके डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम साहब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। और अगर मैं और ढंग से बोलूं तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges, product of magnitude of charges। magnitude of charges का मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप चार्जेस का भी क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। मींस अगर इन दोनों चार्जेस में से कोई एक नेगेटिव या दोनों नेगेटिव है तो भी अपन फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों चार्ज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर पॉजिटिव नेगेटिव को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये तो गड़बड़ घोटाला है। तो भैया अब इसे मैं आपको क्लियर कर दूं, चार्ज की नेचर का इफेक्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड पर नहीं जाएगा। चार्ज की नेचर का इफेक्ट कहां जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई जब अपन फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्यों भी आपको एक बात याद होनी चाहिए, कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव साइन तो उसकी क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो चार्जेस क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, मैग्नीट्यूड आएगा। या मैं यूं भी बोल सकता हूं Q1 और Q2 क्या आएंगे, विदाउट साइन। Q1 और Q2 क्या आएंगे, विदाउट साइन। सेकेंड पॉइंट अपन क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा
उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज डिपेंड्स अपॉन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। मींस अगर मैं इन दोनों चार्जेस को चेंज नहीं करूं, इनकी वैल्यू, इनकी नेचर चेंज नहीं करूं, आर चेंज नहीं करूं, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस इनके बीच का मीडियम अगर मैं चेंज कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। तो ये तीन बातें तो मैग्नीट्यूड के बारे में हो गई। फोर्थ बात अपन डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपन ये देखना चाहेंगे कि ये दोनों चार्ज Q1 Q2 पर लगाएगा फोर्स, Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों चार्ज जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे वो किधर की तरफ होंगे। तो कूलॉम्स लॉ की फोर्थ लाइन क्या बोलती है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज act along the line joining the charges, act along the line joining the charges। It means इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी लाइन पर होगा। मीन्स Q1 की वजह से माइनस Q2 पर फोर्स इधर 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 नहीं लग सकता, वो इसी लाइन पर लगेगा। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू माइनस Q2 इधर 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 नहीं लगेगा, वो इसी लाइन पर लगेगा। अब अगर अपन को ये कंफर्म करना है कि इस लाइन पर किधर की तरफ लगेगा तो उसके लिए अपन एक सिंपल सा काम करेंगे। तो लेट अस सपोज आपको फोर्स देखना है, फोर्स ऑन माइनस Q2 ड्यू टू Q1। तो सबसे पहले बात, अगर आपको माइनस Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स देखना है तो सबसे पहले बात अपन Q1 और माइनस Q2 को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि कूलॉम साहब बोलते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी पर लाई करता है, उसी पर स्थित होता है। तो सबसे पहले इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब अगर मेरे को फोर्स देखना है ऑन माइनस Q2 तो पेन का टिप कहां रखूंगा, माइनस Q2 पर। Q1 और माइनस Q2 लाइक चार्जेस है कि अनलाइक चार्ज, तो पता लगता है अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो Q1 माइनस Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि दूर भेजेगा, तो पता लगेगा Q1 माइनस Q2 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब Q1 Q2 को क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अगर मेरे को माइनस Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स देखना है तो पेन का टिप हमेशा उस चार्ज पर रखूंगा जिस पर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब देखेंगे कि ये दोनों लाइक है कि अनलाइक, तो पता लगा अनलाइक चार्जेस है, V जाती है। तो माइनस Q1 माइनस Q2 Q1 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो पास बुलाएगा कि दूर, तो क्या करेगा, पास बुलाएगा। पास बुलाने का मतलब माइनस Q2 Q1 पर फोर्स खुद Q2 की ही और अप्लाई करेगा। अगर ये दोनों चार्ज लाइक चार्जेस होते, लाइक चार्ज होने का मतलब दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते। अब आपसे बोला जाता कि भैया बताइए डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 और यू कैन से फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो अब अगर आपको इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन बतानी है, तो जब भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का डायरेक्शन आपको देखना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उन दोनों चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि कूलॉम साहब बोलते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी पर लाइन करता है। अब अगर आपको Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स देखना है तो पेन का टिप कहां रखना है, उस चार्ज पर रखना है जिस पर फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो Q1 Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल। देखो पहले लाइक है या लाइक, तो पता लगा लाइक है, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब धक्का मारेगा कि पास बुलाएगा, धक्का मारेगा। धक्का मारने का मतलब फोर्स जो लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा,
Q1 से दूर की ओर, और Q2 की वजह से देखो Q1 पर फोर्स देखना है तो फोर्स Q1 पर देखना है, तो पेन का टिप यहाँ पर रखा। अब ये देखो दोनों लाइक चार्जेस है कि अनलाइक, तो पता लगा दोनों लाइक चार्जेस है, तो Q2 Q1 को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। रिपेल करने का मतलब धक्का मारेगा, धक्का मारने का मतलब दूर भेजेगा, तो Q1 पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, Q2 से दूर की ओर। तो आप इस तरह से फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स की डायरेक्शन बतानी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या कर देंगे, उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि जो फोर्स होगा वो उसी लाइन पर लाई करेगा। अब पेन का टिप आपको जिस चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन बतानी है तो पेन का टिप उस पर रख दें, फिर देख लें कि लाइक है कि अनलाइक। लाइक है तो रिपेल करेगा, बोले तो फोर्स दूर की तरफ लग जाएगा, अनलाइक है तो उसे चार्ज की खुद की तरफ लग जाएगा। हाँ, मैं एक बात और बताना चाह रहा था, लेट अस सपोज ये 5 कूलम था, ये -10 कूलम था, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो लेट अस सपोज 10 न्यूटन लग रहा था। एक बात है कि Q1 Q2 पर 10 न्यूटन लगाएगा तो Q2 भी Q1 पर 10 न्यूटन लगाएगा। लेकिन अब अगर मैं Q1 5 कूलम लूं और Q2 10 कूलम लूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल माइनस की जगह क्या लिया, प्लस, बोले तो मैंने चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, केवल क्या चेंज की, नेचर, और डिस्टेंस वो की वही रखी, तो पता लगेगा अभी भी Q2 पर फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन, और Q2 भी Q1 पर फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन। मींस अगर मैं इनमें से किसी एक चार्ज की नेचर चेंज कर दूं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अभी भी सेम रहेगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप देखो पहले फोर्स किधर था, लेकिन अब फोर्स किधर है। तो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कि जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं तो चार्जेस क्या आएंगे, विदाउट साइन, चार्जेस क्या आएंगे, विदाउट साइन, बोले तो चार्जेस का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। तो अपन ने बोला दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते टाइम पर अगर चार्ज नेगेटिव भी है तो भी किसमें लिखेंगे, पॉजिटिव। चार्ज की नेचर का इफेक्ट कहां जाएगा, डायरेक्शन में। ऑलमोस्ट अपन लोगों ने ये लास्ट क्लास में देख लिया था। अब मैं वापस थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पर आता हूं। ये इक्वेशन बोलती है कि भाई फोर्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ कैसे चेंज होगा। मींस एक तरह से मैं बताऊं, ये इक्वेशन क्या कहती है कि अगर मैं चार्जेस के बीच के डिस्टेंस सेम रखूं और चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज करूं, कीपिंग आर एज अ कांस्टेंट, आर तो सेम रखो लेकिन Q1 Q2 चेंज करो, तो फोर्स कैसे चेंज होगा, तो पता लगता है फोर्स कैसे चेंज होता है, उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब अपन Q1, ये फोर्स की केवल Q1 और Q2 पर डिपेंडेंसी है और इस दौरान R क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और फिर क्या करते हैं, अब की बार Q1 Q2 कांस्टेंट कर देते हैं, ये 5 कूलम है, ये 10 कूलम है। अब इनके बीच की डिस्टेंस चेंज करते हैं, तो कीपिंग Q1 एंड Q2 कांस्टेंट, R चेंज करते हैं, और R चेंज करते हैं तो पता लगता है फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फोर्स की केवल Q1 Q2 पर डिपेंडेंसी है कि Q1 Q2 के साथ कैसे बदलता है, ये फोर्स की केवल R के साथ डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर मैं कल कोई 5 कूलम था, 10 कूलम था, तो 5 कूलम लिया या 20 कूलम लिया और साथ साथ डिस्टेंस भी चेंज कर दी। मींस अगर मैं Q1 Q2 और R तीनों को चेंज कर दूं तो फोर्स कैसे चेंज होगा, उसको देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को मिक्स करना पड़ेगा ताकि फोर्स की Q1 Q2 और R के साथ डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते ही F प्रोपोर्शनल टू क्या होना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, हियर दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय K। तो K Q1 Q2 और R का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी का भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया a quantity x is proportional to the quantity y,
x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ x एंड y, तो x और y का अनुक्रमानुपाती स्थिरांक। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये इसको कांस्टेंट क्यों बोला, इसको कांस्टेंट क्यों बोला, क्योंकि मैं y चेंज करूंगा x चेंज होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। मींस y चेंज करने पर x चेंज होगा, z चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि z किसी के साथ चेंज नहीं होगा, z किसी और के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन y और x के साथ चेंज नहीं होगा। तो जब भी किन्हीं भी क्वांटिटीज का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आए तो ये बात दिमाग में बिठा लेना कि यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एटलीस्ट दुनिया में किसी और पर डिपेंड करे ना करे, एटलीस्ट इन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि Q1, Q2 और R चेंज करूंगा तो फोर्स चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि बोला है क्या है, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला है। इट्स मींस इसकी वैल्यू इनके साथ चेंज नहीं होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में किसी के साथ चेंज नहीं होगा, होगा भैया, दुनिया में चेंज होगा। किसके साथ चेंज होगा, विद मीडियम। जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करेंगे k की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। बोले तो दो डिफरेंट मीडियम के लिए k का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इस k को अपन क्या बोल सकते हैं, कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि ये कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स आपने लॉ दिया था, इसी वजह से इसको इस k को कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला k r Q1, Q2 और F के साथ चेंज नहीं होगा, k किसके साथ चेंज होगा, केवल किसके साथ चेंज होगा, केवल मीडियम के साथ चेंज होगा। k किसके साथ चेंज होगा भैया, केवल मीडियम के साथ चेंज होगा, ठीक है। तो भाई F इक्वल टू क्या बन गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब अगर मैं इस K के लिए बारे में जाऊं तो K जैसे मैंने बोला मीडियम पर डिपेंड करता है, तो फॉर एनी मीडियम K इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो किसी भी मीडियम के लिए K का वैल्यू क्या होगा, K का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। मींस फॉर मरकरी, फॉर एग्जाम्पल मरकरी, K क्या होगा, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मरकरी। फॉर कॉपर K क्या होगा, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ कॉपर। तो K मीडियम पे डिपेंड करता है और K क्या होगा, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मीडियम, परमिटिविटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जस्ट लाइक रेजिस्टिविटी, अगर आपने नाम सुना हो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, तो ये भी एक मेटल की डेंसिटी, जैसे डिफरेंट मटेरियल का डेंसिटी डिफरेंट होता है, उसी तरह से जो परमिटिविटी होती है वो डिफरेंट मटेरियल की, डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट होती है। तो परमिटिविटी डिफरेंट होगी, तो हर मीडियम के लिए K अलग होगा, हर मीडियम के लिए K अलग होगा। तो Q1 और Q2 और R सेम रखो, लेकिन मीडियम यहाँ चेंज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस क्या होता जाएगा भैया, क्या होता जाएगा भैया, चेंज होता जाएगा। तो K इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और परमिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन। ये E नहीं है भैया, ये एप्सिलॉन है। तो ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या हो जाएगा भैया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। अब क्या होता है साहब,
क्या होता है साहब, अपन जब 12th लेवल पर पढ़ते हैं तो 12th लेवल पर अपन जो मीडियम लेके चलते हैं वो मीडियम कौन सा होता है, कौन सा मीडियम होता है, एयर और वैक्यूम। और जब मीडियम एयर और वैक्यूम होता है तो परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट नहीं कर किससे डिनोट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, ताकि अंधे को पता लग जाए कि यार ये जो परमिटिविटी वो किसकी है, एयर और वैक्यूम की है। तो फॉर एयर और वैक्यूम एप्सिलॉन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, एप्सिलॉन नॉट से। तो फॉर एयर और वैक्यूम के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड नोटेशन है कि एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी एप्सिलॉन से डिनोट नहीं कर एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कहीं अपन एप्सिलॉन नॉट देखेंगे तो अपन को पता लग जाएगा कि यार ये किसकी परमिटिविटी है, एयर और वैक्यूम की। इसके लिए आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये मरकरी की, कि ग्लिसरीन की, कि ग्लास की, कि वुड की, कि पेपर की है, ये बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अंडरस्टूड है, ये परमिटिविटी किसका होगा, एयर और वैक्यूम का होगा। किसका होगा भैया, एयर और वैक्यूम का होगा। तो अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट आया है और जो ये परमिटिविटी आई है, इनके यूनिट्स क्या होंगे, इनके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होंगे, इसको अपन देख लेते हैं। तो अपन को बोला गया भाई F इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K क्या हो जाएगा, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो अगर अपन यूनिट ऑफ कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट देखना पसंद करें, यूनिट ऑफ कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट देखना पसंद करें इन एसआई सिस्टम, तो क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एसआई सिस्टम मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम, ये भी कूलॉम, तो कूलॉम इनटू कूलॉम क्या हो गया, कूलॉम स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम क्या हो जाएगा, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अगर अपन इसको सीजीएस सिस्टम में देखना पसंद करें तो यूनिट ऑफ के इन सीजीएस सिस्टम क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूनिट ऑफ चार्ज को ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू मल्टीप्लाई बाय ईएसयू स्क्वायर हो गया। ये तो बात हुई किसके बारे में, कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट के बारे में। अब अपन देख लेते हैं कि परमिटिविटी का क्या यूनिट होगा। तो एक बात है, क्या बात है कि परमिटिविटी चाहे डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट होगी, लेकिन यूनिट तो सबका क्या होगा, सेम ही होगा। तो K इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, where epsilon is the permittivity of that medium। तो epsilon इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई। तो अगर मैं यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम देखना चाहूं तो ये क्या होगा, 1 का यूनिट तो 1, 4 नंबर है यूनिट 1, पाई भी नंबर है यूनिट 1, और यूनिट ऑफ के अभी फाइंड आउट कर आ रहे हैं बताए, तो क्या है, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। तो कूलॉम स्क्वायर पलटा मार के ऊपर और क्या हो जाएगा, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसका सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट देखना पसंद करूं तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन सीजीएस सिस्टम क्या हो जाएगा, ईएसयू स्क्वायर अपॉन डाइन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बात हुई जनाब किसके बारे में, यूनिट के बारे में। अब अपन इनके डायमेंशन फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो अगर अपन को डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के देखना है तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q1 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q2। ठीक है भैया।
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, m1 L1 T-2। अरे डायमेंशन फॉर्मूला नाम तो सुना सुना सा लगता होगा, लगता है ना। और डिस्टेंस का कितना होगा L1, लेकिन r स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज A1 T1। अरे Q2 भी चार्ज है, A1 T1, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, m पावर 1 L पावर 3 T पावर 2, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा T पावर -4, और क्या हो जाएगा K पावर -2। तो ये हो जाएगा भैया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ K। अब अगर अपन को डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी फाइंड आउट करनी है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी क्या होगा कि परमिटिविटी किसके इक्वल है, 1/4 पाई के। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 4 डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पाई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ K। 1 का डायमेंशन फॉर्मूला 1, 4 का भी 1, पाई का भी 1, और K का अभी अभी जस्ट फाइंड आउट कर आ रहा है, ये रहा भाई। तो ये क्या हो जाएगा, m रेज़ टू द पावर -1 m रेज़ टू द पावर -3 t रेज़ टू द पावर 4, और हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 2। तो ये आपके कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट और परमिटिविटी के यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूला को। जैसा आप लोगों ने बोला कि डिफरेंट मीडियम का परमिटिविटी डिफरेंट होगा, K का वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगा। तो हमको और किसी मीडियम के लिए परमिटिविटी और K की वैल्यू याद हो नहीं याद हो, एटलीस्ट अपन को एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी और कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू नींद में भी याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा जो वैल्यू लिखूंगा K और एप्सिलॉन का, वो किसके लिए लिखूंगा, फॉर एयर और वैक्यूम, क्योंकि जनरल केस में अपने 12th लेवल पर जो मीडियम लेके चलते हैं वो कौन सा लेके चलते हैं, एयर और वैक्यूम। जब तक कि स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि मीडियम कौन सा रखा हुआ है, तब तक अपन क्या लेके चलेंगे भैया, एयर और वैक्यूम। तो बात करते हैं भाई फॉर एयर और वैक्यूम। तो अगर अपन एयर और वैक्यूम की बात करेंगे तो K का वैल्यू आएगा 9 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12th लेवल पर जनरल केस में जो मीडियम लेके चलते हैं वो एयर और वैक्यूम लेके चलते हैं। तो जब अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो अपन खटाखट K का वैल्यू 9 10⁹ राइट डाउन कर देते हैं। तो बच्चे के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि K की वैल्यू 9 10⁹ होती है। नहीं भैया, नहीं भैया, ये केवल किसके लिए होती है, अगर मीडियम एयर और वैक्यूम है। अगर मीडियम कोई दूसरा हो चार्जेस के बीच में तो फिर K 9 10⁹ नहीं होगा, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, एटलीस्ट ये तो नहीं होगी। और जब अपन परमिटिविटी की बात करेंगे तो एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन नोट से। तो एप्सिलॉन नोट किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई के। अरे K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/4 पाई के हो गया। तो गलती से जब आप इस K का वैल्यू 9 10⁹ यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ना भैया, और इसको सोल्व करेंगे ना जना, तो ये आएगा 8.85 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये तो नींद में भी याद होना चाहिए फॉर एयर और वैक्यूम। K का वैल्यू 9 10⁹ और परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम कितना होगा, 8.85 10⁻12। बहुत सी बार एप्सिलॉन नोट का ये वैल्यू लिखने पर कैलकुलेशन बहुत टफ बन जाती है। तो बहुत सी बार आप इसको ये नहीं लिखकर ये लिखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना
थोड़ा सा इजी हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन थोड़े से इजी हो जाते हैं। 8.85 डेसिमल दिखता बच्चा बेहोश, यहाँ थोड़ा सा छुपा हुआ डेसिमल है, दिखता नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा सा वर्क करना इजी हो जाता है। अगर अपन इस k का वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम, लेकिन k की वैल्यू हम CGS सिस्टम में देखना पसंद करें तो क्या होगा, k इक्वल टू 9 10 टू द पावर 9 न्यूटन को अगर मैं CGS में कन्वर्ट करूंगा तो इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। मीटर मींस बोले तो 100 सेंटीमीटर, 100 को बोल सकते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और r स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। कूलम स्क्वायर, 1 कूलम इक्वल टू कितना ESU, 1 कूलम में कितनी ESU, कितना 3 10 टू द पावर 9 ESU। यहाँ पर भी कूलम स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो k का वैल्यू कितना हुआ, 9 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 5, पावर्स पर पावर्स होती तो शायद पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, 10 रेज़ टू द पावर 4 9 इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे देखते हैं तो 3 10 टू द पावर 9 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, पावर्स पर पावर्स होती तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 18, और ये क्या हो गया, ESU स्क्वायर। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल, 10 पावर 9 10 पावर 5 10 पावर 10 10 पावर 4। जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 5 10 की पावर 9 प्लस 5 प्लस 4, अरे ये तो 10 टू द पावर 18 हो गया, तो 10 टू द पावर 18 10 टू द पावर 18 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो 1 9 इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU स्क्वायर। तो इन CGS सिस्टम k का वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम k का वैल्यू कितना होगा, 1, तो परमिटिविटी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई k, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई ESU स्क्वायर अपॉन डाइन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर।